नमस्कार, मैं आप 1 मिनट कैसे हैं? ज्यादा। आज की चर्चा में भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, इस चर्चा में सहभागी चर्चक डॉक्टर प्रतिभा मधुकर और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। अभी लता मैडम मैडम ने महात्मा फुले जी के जीवन के जो सार है और उनके कार्य का जो सार है वो अपने सामने रखा। मैं महात्मा ज्योतिराव फुले का जीवन और कार्य, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। सिर्फ महात्मा फुले जी ने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की जी स्थापना की थी, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबको पता है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने 24 सितंबर 1873 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और ये जब सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, उस वक्त महाराष्ट्र में समाज सुधारना के नाम पर और कुछ संस्थाएं थी, जैसी परमहंस सभा थी, आर्य समाज था, ब्राह्मो समाज था और छोटी मोटी और सारी संस्थाएं थी और सारे लोग काम कर रहे थे। परमहंस सभा के जो कुछ सदस्य जो है, उनके साथ महात्मा जी का स्नेह था, ज्योतिराव फुले का। और एक दो सभा में वो गए भी थे, चर्चा भी की थी। लेकिन इन सभाओं का, इन संस्थाओं का जो काम था, वो काम ज्यादा अंदर बाहर का था। यानी अंदर बात कुछ करते थे और बाहर कुछ, उनका आचार अलग था। और ज्योतिराव फुले आचार और विचार एक एक करके काम करते थे। तो उनको परमहंस सभा का जो काम था वो पसंद नहीं आया। आर्य समाज का तो काम पसंद आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और ब्राह्मो समाज का भी काम उनको पसंद नहीं आया। लेकिन इनके जो सदस्य थे, संस्थापक थे, उनसे ज्योतिराव फुले का परिचय था और बहुत सारे लोग आते जाते थे, चर्चा करते थे। और ये जो समाज थे, इसके चालक और इसमें सहभागी जो लोग थे, वो ज्यादातर उच्च वर्णीय थे, ब्राह्मण थे। और उनकी विचारधारा जो है वो जाति व्यवस्था समर्थक थी। इसलिए ज्योतिराव फुले ने अपना अलग से, ये इस देश के जो शूद्र अतिशूद्र जो है, ओबीसी, दलित, आदिवासी, ये जो आज बहुजन समाज जिस नाम से हम जानते हैं, ये समाज का जो सुख दुख है, इन समाज की जो समस्या है, इनको लेकर ज्योतिराव फुले ने अपने साथियों का लक्ष्य केंद्रित किया और उन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव रखी। बहुजन समाज के हर जाति के, अलग अलग जाति के, जो बहुजन समाज में जो जातियां है, अलग अलग जाति के बहुत सारे लोग उस सभा में इकट्ठे हुए और सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना होने के पहले ज्योतिराव फुले ने जो स्कूल चलाए थे, उस स्कूल से माध्यम से बहुत सारी स्पर्धा चलती थी। और उस स्पर्धा स्पर्धा से बहुत सारे लोगों को महात्मा ज्योतिराव फुले का काम है वो याद याद था, परिचय था। और जब उन्होंने सत्यशोधक समाज का काम शुरू किया और कुछ तत्व निर्धारण किए और उस तत्व से लोगों को जोड़ने लगे, लोगों में जाने लगे, सभाएं होने लगी, तब लोगों को सत्यशोधक समाज और ज्योतिराव फुले की विचारधारा कितनी तीव्र है, एक ऐसी मजबूत नींव है समाज धारने की, ये लोगों के ख्याल में आने लगी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सीमा पे खड़े थे, देख रहे थे ज्योतिराव फुले को, ज्योतिराव फुले के आंदोलन को, विचारों को, वो भी इसमें शामिल होने लगे। और ये सत्यशोधक समाज का जो काम है, इसमें सावित्रीबाई फुले और उस काल के उनके जो सहकारी थे, बहुत सारे विश्राम राम जी घोले है, वेंकैया अय्यावारू है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शास्त्री महागत शास्त्री है, डुमरे पाटिल है, ऐसे बहुत सारे लोग ज्योतिराव फुले के सहकारी थे। और
बहुत सारे ऐसे जो उनके साथ रहने वाले उनके जो शिष्य थे, वो सब ज्योतिराव फुले को साथ देने लगे। और ये जब होने लगा, तब सत्यशोधक समाज का काम महाराष्ट्र में बढ़ने लगा। पुणा और पुणा का परिसर, सातारा, इस ज्योतिराव फुले के जो शिष्य थे, सहकारी जो थे, साथी थे, वो वहां पे जाकर भाषण देने लगे, सभाएं लेने लगे, और उसमें बहुत सारी चर्चा होने लगी। जैसे हमारे शूद्र जाति के शेतकरी लोग हैं, खेती करने वाले किसान लोग हैं, किसान और बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे आने लगे, और उनकी जो चर्चा वहां पे होने लगी। उस जमाने में कोकण में खोती विरुद्ध लड़ाई बहुत चलती थी। खोती एक शोषण साहूकार जैसा ये था, उसके विरुद्ध में लड़ाई महात्मा ज्योतिराव फुले ने शुरू की। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, शास्त्री महादत्त, शास्त्री डुमरे पाटिल, ये सब लोग उनके साथ इकट्ठे हुए और ये लड़ाई आगे बढ़ने लगी। और ज्योतिराव फुले के काल में ही सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में उसका प्रचार और प्रसार हो गया था। नागपुर में, हमारे विदर्भ में, उसी टाइम ज्योतिराव फुले के टाइम ही सत्यशोधक समाज के प्रचारक विदर्भ में आए थे। पहले यानी प्रथम कामगार पुडारी, यानी पहले श्रमिक पुडारी जो थे अपने लोखंडे लोखंडे पहले श्रमिक पुडारी है सत्यशोधक इंडिया के। ये पहले पुडारी है कि जिन्होंने पहला यानी विदर्भ में आकर सत्यशोधक समाज का प्रचार और प्रसार किया। यानी ज्योतिराव फुले के काल ही में उन्होंने, उनके बहुत सारे साथी एक काम में जुड़ गए और एक काम बढ़ते गया। एक बार और देखनी चाहिए कि ज्योतिराव फुले का जो काल है और उस काल की जो संस्था है समाज सुधारने की, उस काल की जो मूलभूतता क्या है सत्यशोधक समाज की। ये जो समाज थे, बाकी आर्य समाज, परमहंस सभा या बाकी समाज जो है ब्राह्मो समाज वगैरह, इन समाज की जो मूलो यानी जो विचारधारा थी, तत्वधान जो उनका था, उसमें बहुत सारी मर्यादा थी। उनके सब्जेक्ट में मर्यादा थी, उनके काम करने के शैली की कुछ मर्यादा थी। और उन लोग जो है, यानी जिन लोगों के लिए ज्योतिराव फुले काम करना चाहते थे, उन लोगों के पास इसकी आसपास ही इनकी पहुंच नहीं थी। इसलिए ज्योतिराव फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करने के वक्त जो तत्व बनाए थे, जो उनकी एक तत्व प्रणाली बनाई थी, वो ही ऐसी थी कि इस देश के शूद्र, अतिशूद्र और स्त्रियां जो है, इनके जो प्रश्न है, इन प्रश्न को भिड़ा जाए, इस प्रश्न की चर्चा होनी चाहिए। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही अलग थे। और इन समाज के इसमें अगर चर्चा अगर हम करते हैं, तो सत्यशोधक समाज की जो मूलभूतता जो है, जो वैशिष्ट्य है, यही है कि ये बहुत ही व्यापकता और इसकी जो चर्चा है बहुत ज्यादा गहरी थी, ज्यादा उसकी ये थी। इसलिए महात्मा फुले के काल में ही ये समाज सर्वदूर पहुंच गया, ऐसा अपने ख्याल में आता है। बाद में छत्रपति शाहू महाराज का जो काल माना जाता है, ये बात ख्याल में रखना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव फुले के अंत होने के बाद सावित्रीबाई फुले सत्यशोधक समाज की अध्यक्षा बनी। उनके काल में ही सासवड़ में सत्यशोधक समाज का अधिवेशन हुआ। और बाद में बहुत सारे ऐसे सत्यशोधक थे जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को साथ दिया। लेकिन प्लेग जो पुणे में आया, उसके बाद सत्यशोधक समाज की एक्टिविटी कुछ ऐसी थोड़ी थम गई थी, ऐसा थोड़ा लगता है। और बहुत सारे जो लोग थे सत्यशोधक समाज के, वो गांव में रहने वाले थे, इसलिए वो चर्चा में नहीं थे, लेकिन अपने अपने जगह काम कर रहे थे। इसलिए बाद में शाहू महाराज का जैसा उदय हुआ, शाहू महाराज जैसे राजा हुए और उन्होंने समाज सुधारने का काम जैसे अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने पहले ये बात ये की कि कहाँ कहाँ सत्यशोधक है, इनका शोध किया। और उन्होंने जो अपने ये है विठोबा जाधव करके जो थे, ये जाधव को उन्होंने अपने इसमें अपने संस्थान में उनको बहुत बड़ी जगह दी। और वहां जाने के बाद जाधव ने, वहां जाने के बाद वहां के जो सत्यशोधक थे, लट्ठे थे,
वहां पे डोंगरे थे, बहुत सारे ऐसे सत्यशोधक थे, चौहान थे, हरिभोज चौहान। इन सभी लोगों को लेकर उन्होंने वहां पे 1911 को कोल्हापुर में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसके पहले सातारा जिला में राणेकर के एक वकील थे और बहुत सारे ऐसे उनके साथी, उन्होंने उसके पहले ही, कोल्हापुर के पहले ही सातारा में सत्यशोधक समाज का काम शुरू हो गया था और ये काम बढ़ने लगा। शाहू महाराज ने इनको, ये सत्यशोधक समाज के लोगों को आश्रय दिया, आर्थिक रूप से आश्रय दिया, सामाजिक नैतिक रूप से उनको सम्मान दिया और फिर एक बहुत इसमें बढ़ गया। इसी काल में सत्यशोधक समाज का और एक अंग ऐसा, एक पहलू ऐसा है, सत्यशोधक जलसे करके। जैसे तमाशा, जैसे सबको याद है कि तमाशा क्या होता है, मराठी में सबको याद है होगा। ये तमाशा जो है, तमाशा का स्वरूप पहले औरत और ऐसा कोई एक नाचा नट वगैरह ऐसा रहता था और उसमें बहुत सारे अश्लील हरकतें रहती थी। ये नाम सिर्फ तमाशा था, लेकिन इसे बाद में जलसा नाम दिया गया, सत्यशोधक जलसा। जलसा हिंदी में भी जलसा ही कहते हैं तमाशा को। फिर बाद में ये जो सत्यशोधक जलसे थे, ये शाहू महाराज के प्रेरणा से पूरे महाराष्ट्र भर, यानी महाराष्ट्र में पूरे खड़े रहे। हर जगह महाराष्ट्र में, यानी जैसी गांव खेड़े में हर जगह बड़े जलसा का निर्माण हुआ। और ये जलसा महाराष्ट्र की जो लोक कला है, जैसे लावनी है और बहुत सारे ऐसे यह है, गौड़न है, बहुत सारी ऐसी जो लोक कला थी, उसका रूप लेकर, उसका अंतरंग लेकर ये जो जलसा है ये खड़ा रहा। और गांव के लोग, उनके जो साधन थे, यानी गांव में हमारे इधर दंडार है, बहुत सारी ऐसी लोक कला है, उस दंडार में जो भी साधन थे उस साधन को लेकर ये जलसा खड़ा हुआ। और इसमें सब्जेक्ट जो थे वो सब सत्यशोधक समाज के विचाराधीन जो सब थे, तत्व थे, उसी पर थे। और पहला जो सत्यशोधक जलसाकार हमारे भीमराव महामुनि है, वो महाराष्ट्र भर इसके प्रचार करते रहे। वो महात्मा फुले के बहुत बड़े शिष्य भी थे। वो महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र भर घूमे और उन्होंने प्रचार किया। उनका किताब भी छपा हुआ है, सत्यशोधक, यानी सत्य सत्य और विद्या प्रकाश करके। और ये विद्या प्रकाश का प्रचार और प्रसार महाराष्ट्र में हुआ और उसी को लेकर फिर महाराष्ट्र में सत्यशोधक जलसा के बहुत सारे किताबें छपी, छोटी छोटी किताबें छपी। और उस टाइम महाराष्ट्र में सत्यशोधक जलसा का प्रचार और प्रसार ऐसा हुआ। और उस टाइम सत्यशोधक समाज की जो मूवमेंट थी, उसी ने, और उसके बाद उसी ने फिर एक राजकीय रूप लिया। महाराष्ट्र के ज्योतिराव फुले के एक बहुत बड़े चरित्रकार धनंजय कीर, अभी मैडम ने उनका नाम भी लिया, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो मूवमेंट थी, वारकरी पंथ की जो मूवमेंट थी, ये वारकरी पंथ के मूवमेंट के बाद गांव खेड़े में बहुजन समाज की अगर कोई चळवळ होगी, उसकी पहुंच है, ऐसी चळवळ होगी, तो वो सत्यशोधक समाज की थी। इन्हें अभी मैं आज ही एक किताब पढ़ रहा था कि एक नाटक में ऐसा कहा गया है कि ये जो ब्राह्मण पंडे जो पुजारी थे, ये गांव में जो एक त्रिकूट, ऐसा उसमें मराठी में कहा है कि जो साहूकार, पाटिल और कुलकर्णी, ये त्रयी है शोषण की। आज भी सेठजी, भटजी और लाटजी हम जो कहते हैं, और उसी वक्त के जो एक सत्यशोधक नाम का जो नाटक है, उसमें बताया गया है कि ये जो ब्राह्मण है, पुजारी है, ये सत्यशोधक समाज करता है, उनसे कैसे डरते हैं। वो कई छप जाते हैं मंदिर में या इधर उधर और देखते हैं पहले कि सत्यशोधक समाज का कार्यकर्ता इधर उधर बैठा हुआ है क्या। अगर नहीं बैठा हुआ है तो वो पाटिल के घर में जाएगा और दूसरे घर में जाएगा। तो इतनी दहशत थी सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता की। तो शाहू महाराज के काल में ये बहुत बड़ा काम हुआ। और उसी वक्त 1990 में एक जैसे राजकीय ये हुआ, और राजकीय ये होने के बाद कुछ हक देने की जो बात हुई, कुछ अधिकार देने की बात हुई, राजकीय पॉलिटिकल, और उसी वक्त सत्यशोधक समाज ने राजकीय अपना रूप ले लिया। उसी वक्त उसको महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर पक्ष कहते हैं, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। जैसे सत्यशोधक समाज को भी कुछ लोग नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहते हैं, लेकिन ब्राह्मणेतर पक्ष, ब्राह्मणेतर पार्टी, ऐसा उसका नाम था। और 20 दिसंबर 1920 को
भास्करराव जाधव ने, जो शाहू महाराज के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सत्य यानी ब्राह्मणेतर पक्ष की पार्टी की स्थापना की। उसके पहले लट्ठे ने डेक्कन रेस सभा बनाई। उसके पहले हमारे कृष्णराव भालेकर जो महात्मा फुले के जो बहुत बड़े सहकारी थे, उन्होंने 1885 को इन्हें राजकीय दृष्टिया इन्हें पॉलिटिकल इन्हें जो व्यूज है ये रखने के लिए 1885 को कृष्णराव भालेकर ने मुंबई में एक सत्यशोधक समाज का झंडा बनाया पीले रंग का, और पूरे पुणे शहर में उसकी मिरवणूक निकाली और चर्चा हो गई, और उन्होंने कहा कि हम राजकीय चर्चा करेंगे। ये जो बात है ये बात ऐसी बढ़ती गई, इसका एक क्रम है, और इस क्रम में सत्यशोधक समाज के इस पूरे पर्यावरण में ब्राह्मणेतर पक्ष की स्थापना हुई। और ब्राह्मणेतर पक्ष की स्थापना होने के बाद 1924 में बेळगाव में पूरे यानी देश के जो लोग थे, जो ब्राह्मणेतर थे, जो समाज धुरीण थे, समाज सुधारने की चर्चा में आगे थे, ऐसे बहुत सारे तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद और ऐसे यानी 4-5 स्टेट के लोग मिलकर अखिल भारतीय ऑल इंडिया नॉन ब्राह्मण यानी पक्ष मूवमेंट चलाई, और उसका पहला अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ, और उसमें मुदलियार करके जो थे वो पहले उसके अध्यक्ष थे। और बाद में 1925 में विदर्भ के अमरावती में 5 दिन का सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में 5 सभाएं हुई, 5 परिषद हुई, और उसमें अस्पृश्यता निवारण परिषद भी हुई, उसमें सत्यशोधक समाज की परिषद भी हुई, उसमें सत्यशोधक महिला परिषद भी हुई, और उसमें सत्यशोधक समाज परिषद, और उसके बाद उसमें ऐसी विद्यार्थी परिषद, ऐसी 4-5 परिषदें हुई, और ऑल इंडिया के नॉन ब्राह्मण जो पूरे जो वर्कर थे और नेतागण थे वो सब उसमें शामिल हुए थे। और कुछ लोग बताते हैं एक उस वक्त के एक बहुत उसमें शामिल हुए एक हमारे आनंदराव लड़के करके एक परिचित थे, उनकी मैंने मुलाकात भी की थी एक 10-15 साल पहले। उन्होंने हमें बताया कि उस टाइम कुछ यानी स्पीकर वगैरह लाउड स्पीकर वगैरह नहीं था, तो कैसे इन्हें एक जगह खड़े रहकर लोगों को कैसे बताते थे, इतने लोग थे, इन्हें लाखों लोग उसमें आए थे। तो इसलिए इसी वक्त पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र के हर कोने में ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है, ये पॉलिटिकली लोगों को इन्हें करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में हर जगह हुई, और उसके साथ सत्यशोधक समाज का अधिवेशन भी हुआ, और इसमें हर जाति के लोग आने लगे। उसी टाइम जो एक यह आया है 1990 में, और एक बात हो गई कि उस टाइम जो अंग्रेज थे उन्होंने कुछ लोगों के लिए कुछ अधिकार राजकीय अधिकार देने की जो बात थी, उसमें मराठा, मुस्लिम और अस्पृश्य ये इन 3 वर्ग के लिए कुछ अधिकार थे। तो इसमें अशोक भाई, अभी आपको 3 मिनट है, 3 मिनट में आपको खत्म करना पड़ेगा, कंक्लूड करना है। तो इसलिए ये जो थी इसी वक्त इसमें एक नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट में इसमें थोड़ा जातिगत जो लेवल है पात्र यह है, इसमें थोड़ा ये हो गया, और जातिगत लेवल पे मतभेद निर्माण होने के कारण नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में भी फूट पड़ी। इन्हें अभी जो अपने ओबीसी मूवमेंट या बाकी मूवमेंट में जो फूट दिखती है जाति के आधार पर, यह आधार पर सत्यशोधक समाज में भी उस टाइम देखी जा सकती है। बाद में जो 1940 तक ये पूरा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक जलसा, सत्यशोधक समाज का पूरा काम चला। उसके बाद सत्यशोधक समाज की विचारधारा ये जो है स्वातंत्र मिलने के बाद ये थोड़ा ये हो गया कि बहुजन समाज के बहुत सारे लोग जाके मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और बाद में इन लोग ये जो लोग है जाति के आधार पर जो एक काम करने का या ज्योतिराव फुले की जो विचार सरणी, सत्यशोधक समाज की विचार सरणी आगे ले जाने का जो काम था वो थोड़ा अलग ये हो गया उसका। इसीलिए बाद में सत्यशोधक समाज आज सत्यशोधक समाज की मूवमेंट जो है वो हर जात, हर वर्ग जो है पूरे इंडिया में आज सत्यशोधक समाज और हर जात वर्ग में सत्यशोधक समाज की विचार सरणी है। नाम सत्यशोधक समाज का नहीं होगा, लेकिन ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो सत्यशोधक समाज की नींव रखी, सत्यशोधक समाज का जो विचार रखा, वो आज पूरे भारत में हर जाति वर्ग में दिखता है,
और ये सत्यशोधक समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें सत्यशोधक समाज को देखा जाना चाहिए। हमारे पूरे इतिहास में सत्यशोधक समाज की चर्चा नहीं होती, अभी अभी होने लगी है। सत्यशोधक समाज का जो साहित्य है, इन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और बस वहां तक ही सीमित है। लेकिन सत्यशोधक समाज का बहुत बड़ा साहित्य है, बहुत सारी किताबें हैं। हम अभी उसी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। इतना बड़ा साहित्य है कि इसमें सत्यशोधक समाज की जो मूवमेंट है ये कितनी बड़ी है, इसका कितना महत्व है और एक पर्यायी इतिहास, इन्हें एक जो स्टडी है पूरी हिस्ट्री की वो अलग से कैसी है, कैसी होनी चाहिए। और सत्यशोधक समाज ने, ज्योतिराव फुले ने जो प्रश्न निर्माण किए, जो तत्व रखे हैं, वह तत्व की उपलब्धि, उसकी अपरिहार्यता आज भी कैसी समाज में है, ये पूरे तत्व इसमें सत्यशोधक समाज का जो साहित्य है और ज्योतिराव फुले की जो विचारधारा है, इससे आगे आती है और इस पे हम लोगों ने काम करना चाहिए।